Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So this is our first class for FCPS Part 1 preparation and आप सबको सबसे पहले इस दुआ को अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना चाहिए और जब भी पढ़ने बैठा करें हमेशा अल्लाह ताला से इस दुआ को ज़रूर अपने दिल पे हाथ रख के या जो है दिल से इस दुआ को अल्लाह ताला के आगे ज़रूर बोला कीजिए, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरा। ठीक है कि अल्लाह पाक मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मेरे काम को आसान कर दे, मेरा सीना खोल दे ताकि मैं जो चीज़ समझता हूँ, जो चीज़ कर या जो चीज़ किसी को समझाना चाहता हूँ वो मेरे लिए आसान हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का सिस्टम हमारा है कार्डियोलॉजी। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक एनाटमी ऑफ हार्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एम्ब्रियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजिकल डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट एक रफली कॉन शेप ऑर्गन होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर का होता है और अगर वेट की बात करें तो ये 250 से 300 के बीच तक इसका वेट होता है। और वैसे जो आपका CPS भी पूछता है दैट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ द हार्ट, तो आप इसमें लेंथ याद रखेंगे 10 सेंटीमीटर। अगर ये नहीं दिया होगा तो क्लेंच फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के जितना जो है एक हार्ट का साइज़ होता है। ठीक है, पोजीशन अगर हम देखें तो ये थोरेसिक कैविटी में विद इन द मीडियास्टिनम आपके हार्ट जो है वो प्लेस होता है। अच्छा जी, बॉर्डर ऑफ द हार्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द CPSP एग्जाम। आपने याद रखना है कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट यानी एंटीरियर मतलब सामने स्टर्नम होती हैं, रिब्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और पोस्टीरियर अगर बात करें तो हमारे वाइटल विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ईसोफेगस है, ट्रेकिया है और लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस होते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा होता है, इंफीरियर वेना कैवा होता है, थोरेसिक वर्टिब्रीज होती हैं, लेटरली दोनों साइड पे लंग्स होते हैं और सुपीरियरली जो है वो ग्रेट वेसल एओर्टा, सुपीरियर वेना कैवा होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है और पल्मोनरी वेन्स होती हैं। इन्फीरियरली जो है वो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायाफ्राम के ऊपर आपका हार्ट पड़ा होता है। ठीक है, इसके लिए मैं डायग्राम ऐड करती हूँ। यू कैन सी द ऑल रिलेशंस इन द डायग्राम। सो हेयर इन द डायग्राम यू कैन सी द इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर वो होता है जो बेस में होता है और इसके नीचे जो है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम होता है, राइट एंड लेफ्ट पे लंग्स होते हैं और सुपीरियर बॉर्डर जो होता है ना उसमें ग्रेट वेसल्स होती हैं। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा होती है और पल्मोनरी ट्रंक होता है। सो दीज आर ऑल द बॉर्डर्स ऑफ हार्ट। अब हम पढ़ेंगे सरफेसेस ऑफ हार्ट। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द बॉर्डर एंड सरफेसेस। देन हम बात करते हैं सरफेसेस ऑफ हार्ट की। तो देर आर 3 सरफेसेस ऑफ हार्ट। जो एंटीरियर होती है जिसको हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस बोलते हैं जो कि एंटीरियर चेस्ट की तरफ होती है। देन जो इन्फीरियर सरफेस होती है विच इज़ कॉल्ड द डायफ्रेगमेटिक सरफेस एंड जो लेटरल सरफेसेस होती हैं उनको हम राइट पल्मोनरी सरफेसेस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक रफली आइडिया दे रही हूँ मैं आपको। डिटेल्ड एनाटमी के लिए आपको स्नेल्स के पॉइंट देखने पड़ेंगे और पास पेपर के पॉइंट देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये फिलहाल फर्स्ट एड को कवर कर रहे हैं हम। अच्छा जी, बॉर्डर हो गए, सरफेसेस हो गए। अब बात करते हैं हार्ट की लेयर्स की। तो हमारे हार्ट जो है एक फाइब्रस बैग के अंदर इंक्लोज होता है। 3 लेयर्स होती हैं इसकी। आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम होती है, देन मिडिल वन इज मायोकार्डियम एंड इंटीरियर वन इज एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होता है ना वो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ का बैग बना हुआ होता है। उसकी फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, विसरल पेरिकार्डियम एंड द पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, और मायोकार्डियम जो होता है ना इसमें आपका कंडक्शन सिस्टम होता है। पूरे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम जो होता है वो मायोकार्डियम के अंदर लाई करता है। ये क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ ना वर्ड्स, ये क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के। ठीक है, और उसके बाद जो एंडोकार्डियम होती है ना वो आपकी ब्लड वेजल्स और एंडोथेलियल लाइनिंग्स और ब्लड और जो आपकी हार्ट के अंदर रिचली ब्लड सप्लाई होती है ना उसकी जो कैपिलरीज होती हैं उनको लाइन करती है। ठीक है, तो पेरिकार्डियम की फर्दर 2 लेयर होती हैं आपकी, पैराइटल पेरिकार्डियम जो कि आउटर साइड पे होती है और विसरल कार्डियम जो कि इनर साइड पे होती है। इन बिटवीन द पैराइटल पेरिकार्डियम एंड द विसरल पेरिकार्डियम देयर इज अ स्पेस विच इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है विच इज़ कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्चुअली प्रोवाइड्स ए लुब्रिकेशन टू द हार्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक इंपॉर्टेंट MCQ लिखा है कि पेरिकार्डियम का जो है ना इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। किस कंडीशन में कॉमन होती है? एक्यूट रूमेटिक फीवर में कॉमन होती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कॉमन हो सकता है, में भी पेरिकार्डाइटिस होता है। इसके अलावा जो है SLE के अंदर पेरिकार्डाइटिस होता है और बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पेरिकार्डाइटिस होता है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, कोज़ाकी बी वायरस हो गया, इस तरह के पार्वो-बी 19 वायरस भी समटाइम करवाता है। तो बहुत सारे कार्डियक इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, वायरल इन्फेक्शन जो कि पेरिकार्डाइटिस की इन्फ्लेमेशन कराते हैं। तो फिर पेशेंट को पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस होता है। एंड पेशेंट, हाउ इज़ द पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस? द चेस्ट पेन दैट इज़ रेडिएटिंग टुवर्ड्स द नेक, बैक and it is increase on respiration, inspiration
एंड रिलीफ ऑन लीनिंग फॉरवर्ड, दिस इज द पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। और पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज कॉज्ड बाय विच नर्व, इट इज कॉज्ड बाय फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो फ्रेनिक नर्व इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी रूट वैल्यू है C3 C4 C5। तो 2 MCQs मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाए, C3 बल्कि 3-4 MCQs यहाँ पे आपके कवर हो गए हैं, आपने उनको अपने माइंड में रखना है। कौन कौन से MCQs? नंबर 1 पे मैंने आपको बताया कि आपका जो हार्ट होता है वो एक फाइब्रस बैंड से कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और मैंने आपको बताई फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू C3 C4 C5। पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज बाय द फ्रेनिक नर्व, ठीक है। और द फ्लूइड इन बिटवीन द विस्ट्रल एंड द पैराइटल पेरिकार्डियम इज द सीरस फ्लूइड। विच टाइप ऑफ फ्लूइड? सीरस फ्लूइड, which is also called the pericardial fluid, which help in the lubrication of heart and prevent the friction। and एक और MCQ, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ नोट डाउन प्लीज़ कर लें कि आपका जितना भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट होता है कहाँ पे लोकेट करता है विद इन दी मायोकार्डियम। सो बहुत सारे MCQs मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैम्बर ऑफ द हार्ट पे। आपको पता है कि देयर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। कौन कौन से 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं? 2 सुपीरियर एट्रियाज होते हैं और 2 इन्फीरियर वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अच्छा जी, तो इन बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल देयर इज अ सेप्टम, ठीक है। देयर इज अ सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। एंड इन बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, बिटवीन एट्रिया एंड द वेंट्रिकल देयर इज AV वाल्व, ठीक है। AV वाल्व होते हैं, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल्व होता है। दिस इज अबाउट द एनाटमी, ओके। देन आप अगर अपने फर्स्ट एड खोलें तो फर्स्ट एड पे जहाँ पे एनाटमी ऑफ हार्ट लिखा है वहाँ पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट एट्रियम इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड इन लार्ज एंड इट कॉज द डिस्फेजिया, ठीक है। अब देखो आपका जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना वो पोस्टीरियर होता है, एट्रियाज यानी अपर सेगमेंट जो होते हैं वो पोस्टीरियर होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एंटीरियर होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको एट्रियाज नज़र नहीं आ रहे, बड़े बड़े वेंट्रिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना ये एंटीरियर फेसिंग होते हैं, ये एंटीरियर पार्ट पे होते हैं, जबकि आपके जो एट्रियाज होते हैं ना वो पोस्टीरियर पार्ट पे होते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 इंपॉर्टेंट MCQs आपने याद रखने हैं कि आपका लेफ्ट एट्रिया पोस्टीरियर होता है और आपका राइट वेंट्रिकल जो होता है वो मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है। तो जब भी आपका कोई ट्रॉमा होगा तो मोस्ट वल्नरेबल टू इंजरी कौन सा होता है? आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। मोस्ट वल्नरेबल पार्ट टू द इंजरी ड्यूरिंग द ट्रॉमा इज द राइट वेंट्रिकल, जबकि आपका लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। और अगर वो इनलार्ज हो जाता है बहुत सारे डिजीज़ में तो ये डिस्फेजिया कराता है, बिकॉज ये कंप्रेस करता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की कंप्रेशन से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो जब भी आपके लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट होगी तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कंप्रेस होगी और फिर पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, ठीक है। और अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट पर है, जब भी कोई चेस्ट कैविटी में ट्रॉमा होगा तो सबसे पहले आपका वेंट्रिकल जो है उसको, आपके राइट वेंट्रिकल्स को जो है नुकसान पहुंचेगा। दिस इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट एड। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर द SA नोड एंड AV नोड लोकेशन, ठीक है। SA नोड आपको पता है कि आपका पेस मेकर होता है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करता है। कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है? तो एग्जैक्ट लोकेशन ये मैंने यहाँ पे लिखी है कि साइनो एट्रियल नोड सिट्स इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, स्पेसिफिकली एट द जंक्शन वेयर द सुपीरियर वेना कैवा इंटर्स, ठीक है। जहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा इंटर होती है इनटू द राइट एट्रियम विच इज कॉल्ड द सेल्कस टर्मिनैलिस, ठीक है। ये सेल्कस टर्मिनैलिस ऑफ द राइट एट्रियम पर होता है, जबकि AV नोड जो होता है इट इज लोकेटेड ऑन द लोअर डाउन ऑन द इंफीरियर इंटर एट्रियल सेप्टम एट द एपिस ऑफ ट्राइंगल ऑफ कूच। तो SA नोड के लिए आपने याद रखना है सेल्कस टर्मिनैलिस को और AV नोड के लिए आपने याद रखना है ट्राइंगल ऑफ कूच को, ठीक है। तो ये अगेन 2 इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट हैं फ्रॉम द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। देन इसके बाद है आपके पास हार्ट की आर्टेरियल सप्लाई, क्योंकि हमारे पास कॉरोनरी ब्लड सप्लाई ही लिखी हुई है यहाँ पर फर्स्ट एड में, तो हम अभी फ़िलहाल इसी को डिस्कस करते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी 85% प्लीज़ नोट डाउन, 85% ऑफ योर ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट इज़ फ्रॉम द राइट कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट कॉरोनरी आर्टरी से होती है और ये आपके राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। एज यू कैन सी इन द इमेज कि ये राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाइड पहले SA नोड को सप्लाई करती है और उसके बाद फिर ये डिसेंड डाउन करती है और फिर ये आपके पूरे राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, ठीक है। अब
राइट कॉर्नरी की आर्टरी की आप फर्दर ब्रांचेस दे सकते हैं कि आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और राइट मार्जिनल आर्टरी, ये इसकी दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। इसको आपने अपने माइंड में याद रखना है कि ये राइट कॉर्नरी आर्टरी की दो मेजर ब्रांचेस हैं। नंबर 1 पे पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और नंबर दूसरी पे राइट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, राइट जो आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आप देख रहे हैं कि ये भी राइट वेंट्रिकल पर है, तो ये एवी नोड को सप्लाई करती है। आप राइट कॉर्नरी आर्टरी को देखते हैं कि ये ऊपर से आ रही है लेफ्ट राइट एट्रियम के अंदर से होती हुई, तो ये एसए नोड को सप्लाई करती है। फिर आपके एवी नोड को कौन सप्लाई करती है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपके एवी नोड को सप्लाई कर रही है और आपके पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई कर रही है। आप देख रहे हैं इसकी ब्रांचेस जो है वो पीछे की तरफ भी जा रहे हैं। हेयर आई कैन पॉइंट आउट कि ये पीछे की तरफ भी जा रही है, ये नीचे आके डिसेंड डाउन करके बैक साइड पे जा रही है। तो जब ये बैक साइड पे जा रही है तो ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर रही है और पेपिलरी मसल्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, जबकि आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है एसए नोड को। ठीक है, दो दिस इज ऑल अबाउट द सप्लाईज ऑफ राइट कॉर्नरी आर्टरी। देन आप बात करते हैं लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की। तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी आप देख रहे हैं कि यहाँ इंटरनली ये अराइज होती है और ये भी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हो जाती है और दूसरी लेफ्ट सरकमफ्लेक्स हो जाती है। सरकमफ्लेक्स वो है जो घूमकर पीछे की तरफ जा रही है। यू कैन सी द लाइट एक तो डार्क आर्टरीज बनी हुई है डार्क रेड कलर में, दूसरी पिंकिश। तो जो पिंकिश है ना बेसिकली वो पोस्टीरियर दिखा रही हैं। तो आपकी जो एंटीरियरली लाई करती है ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर, दिस इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और आपकी वो वाली आर्टरी जो पीछे की तरफ घूम कर जा रही है, द ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी विच मूव ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट, इट इज़ द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जो आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है वो 8% ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, अब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और इसकी ब्रांचेस एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती हैं, एंटीरियर लैटरल पेपिलरी मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये पोस्टीरियर सरफेस में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होती है। अगर आप इस डायग्राम को अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आप आराम से जो है वो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट को याद कर सकते हैं। मैं अगेन आपको बता रही हूँ। ओके, ऑल इंपॉर्टेंट BCQs आर समराइज हेयर। आपने याद रखना है कि हार्ट इज़ कॉनिकल इन शेप, लोकेटेड इन द mediastinum, द साइज ऑफ हार्ट इज़ 10 centimeter, और द क्लेंच फिस्ट, द क्लोज इन अ बैग ऑफ द fibrous pericardium. इन बिटवीन द visceral एंड द parietal layer देयर इज़ अ serous fluid. ठीक है, serous fluid का ऑप्शन MCQ ज़रूर आता है, आपने याद रखना है। ठीक है, पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज ड्यू टू द फ्रेनिक नर्व। रूट वैल्यू जो होती है वो फ्रेनिक नर्व की C3, C4, C5 होती है। लोकेशन ऑफ एसए नोड इज sulcus terminalis एंड लोकेशन ऑफ एवी नोड इज ट्राइंगल ऑफ कूच। और मेजर ब्लड सप्लाई राइट कॉर्नरी आर्टरी करती है। अच्छा, राइट कॉर्नरी आर्टरी की जो मैंने इमेज शेयर की थी इसमें आपने राइट मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इन सबको दिमाग में याद रखना है, तभी आप MCQs सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द हार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं, जल्दी से हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट को। ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट के लिए यू नीड टू रिमेंबर कि हार्ट स्टार्ट डेवलपिंग इन द 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, 3rd वीक पे सबसे पहला ऑर्गन जो हमारी बॉडी में बनता है दैट इज़ हार्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रेगनेंसी को कंफर्म भी फीटल हार्ट साउंड्स के थ्रू किया जाता है और वो 4 वीक के बाद फीटल हार्ट साउंड जो हैं वो ऑडिबल होते हैं। ठीक है, या अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो द हार्ट स्टार्ट डेवलपिंग इन द 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन एंड हार्ट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन टू रीडेवलप एंड हार्ट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लेटरल स्प्लैंचनिक लेयर ऑफ द मीजोडर्म। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखना है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से बनती है, जिसमें एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है। एक्टोडर्म के डेरिवेटिव जो होते हैं वो आउटर स्किन होता है, आउटर स्कल होता है, और आपकी सारा जो है वो बोनी एंड एवरीथिंग दैट्स मेक यू ब्यूटीफुल, लाइक योर आईज, लाइक योर लिप्स and your skin, your hairs, these all are the things that derive from the ectoderm. Then बीच में mesoderm आती है, तो जितने भी आपके vital organ होते हैं ना वो mesoderm से बनते हैं। ठीक है, and then innermost जो आपकी endothelial linings होती हैं, vessels होती हैं, lymphatics होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके endoderm से बनती हैं। तो you need to remember कि आपका हार्ट किससे बनता है? mesoderm से बनता है। अब mesoderm जो होती है ना वो भी नोटोकोड के अराउंड घूमी हुई होती है, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरनल mesoderm होता है, पार एक्सियल mesoderm होता है और लेटरल मीजोडर्म होता है। अब लेटरल मीजोडर्म की फिर 2 लेयर होती हैं, स्प्लैंचनिक एंड सोमैटिक। तो आपका जो हार्ट होता है वो लेटरल स्प्लैंचनिक लेयर ऑफ द मीजोडर्म से बनता है। ठीक है, लेटरल स्प्लैंचनिक लेयर ऑफ मीजोडर्म।
अब ये जो आपके प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स होती है ना, ये बेसिकली बनती कैसे हैं? आपकी जो लेटरल स्प्लेनिक मेसोडर्म होती है वो फोल्ड होती है पहले वो मेसोडर्म हल्की सी फोल्ड होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको जो किसकी मदद से बनाती है? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की मदद से। वो आपकी माइग्रेशन ऑफ कार्डियक सेल्स कराती है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म को फोल्ड कर देती है इन द फॉर्म ऑफ 2 प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स। दीज प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स आपस में फ्यूज़ होकर एक बल्बस सा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि प्रिमिटिव हार्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अभी डायग्राम बड़ा क्लियर शो कर रही है। पहले आप ये 2 ट्यूब्स देख रहे हैं ना, ये ट्यूब्स जो होती हैं आपकी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जब कार्डिक सेल्स की माइग्रेशन कराता है इन द फीटस, तो इस तरह की पहले 2 ट्यूब बनती हैं फ्रॉम द लेटरल स्प्लैंचनिक लेयर ऑफ द मेसोडर्म। फिर ये 2 ट्यूब्स आपस में फ्यूज़ होती हैं। जब ये फ्यूज़ हो जाती हैं तो ये फिर बनाती हैं आपका एक पूरा पोल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, अब इस पोल लाइक स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये बल्बुलर स्ट्रक्चर आता है। अब ये जो बल्बुलर स्ट्रक्चर आता है ना, दिस इज़ एक्चुअली अ प्रिमिटिव हार्ट। अब ये इसके सारे पार्ट और इसकी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो आप ये देखें कि ये जो बल्बर स्ट्रक्चर है ना, इसमें आपकी मल्टीपल थिंग्स होती हैं। एक आपने याद रखना है, सबसे ऊपर जो ये रेडिश पोर्शन है ना, दिस इज ट्रंकस आर्टरियोसिस। फिर इसके नीचे है बल्बस कॉर्डिस, फिर इसके नीचे है प्रिमिटिव वेंट्रिकल, फिर इसके नीचे है प्रिमिटिव एट्रिया, फिर इसके नीचे है साइनस विनोसिस। और साइनस विनोसिस ये जो ब्लू वाला है, ये फिर सारी की सारी से जो है आपकी वेन्स अराइज होती हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी चीज़ को समझना है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो ट्रंकस आर्टरियोसिस वाला है, ये आपका रेड हुआ हुआ है। ठीक है, और जो आपका नीचे वाला हिस्सा है ना सारा साइनस विनोसिस का, ये आपका ब्लू हुआ हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर वाले हिस्से से बेसिकली आर्टरीज अराइज होती हैं और नीचे वाले हिस्से से जो ब्लू हुआ हुआ है, इससे आपकी वेन्स अराइज होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने इस बल्बस कॉर्डिस वाले स्ट्रक्चर को देख लिया, जिसमें ट्रंकस आर्टरियोसिस है, बल्बस कॉर्डिस है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, प्रिमिटिव एट्रिया है और साइनस विनोसिस है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पहले आपने उसको माइंड में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह 5 चैम्बर वाला हार्ट था ना, 5 चैम्बर वाला, जिसमें ट्रंकस आर्टरियोसिस, बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रिया और नीचे डक्टस आर्टरियोसिस, ये सारा का सारा जो है अब जो है वो एक लूप की फॉर्म में आ जाता है। लूप कैसा बनता है? लूप का मतलब क्या होता है? यू बन जाता है इसका। ठीक है, तो जो इसका अपर पार्ट होता है, जिसमें ट्रंकस आर्टरियोसिस, बल्बस कॉर्डिस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल थे, वो आपका आगे रहता है, और जो पीछे वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसमें प्रिमिटिव एट्रियाज हैं और जो है वो डक्टस विनोसिस हैं, वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो अब इससे क्या पता चला कि वेंट्रिकल आगे की तरफ आ गया और एट्रियम पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाई कि वेंट्रिकल फेसिंग एंटीरियर एंड एट्रिया फेसिंग पोस्टीरियर। अभी फ़िलहाल सिर्फ लूपिंग हुई है और उसके बाद फिर सेप्टेशन होती है। सेप्टेशन के नतीजे में एक कंप्लीट हार्ट बनता है। तो पहले क्या होता है? पहले मेसोडर्म से 2 ट्यूब बनती हैं, 2 ट्यूब आपस में फ्यूज़ होती हैं और एक 5 चैम्बर्ड हार्ट बना देती हैं, और उस 5 चैम्बर्ड हार्ट की लूपिंग होती है तो वेंट्रिकुलर पोर्शन आगे आ जाता है, एट्रियल पोर्शन पीछे चला जाता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सेप्टेशन। अच्छा, इस लूपिंग के नतीजे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है ना, वो यही बात याद रखनी थी कि आपका जो वेंट्रिकल है वो एंटीरियर रह जाता है और आपका जो एट्रिया होता है वो पोस्टीरियर चला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एट्रिया नीचे था ब्लू कलर वाले में, वेरी फर्स्ट जहाँ पे 23 डेज लिखा है, लेकिन एट्रिया नीचे वाला पार्ट था जो ब्लू कलर से बना हुआ है। ठीक है, और वेंट्रिकल ऊपर वाला पार्ट है जो रेड कलर से बना हुआ है। जब ये लूपिंग हुई तो आपका वेंट्रिकल एंटीरियर आ गया और आपका एट्रिया पीछे चला गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर जो आपको ऊपर पाइप्स नज़र आ रहे हैं ना, ट्रंकस आर्टरियोसिस के और जो साइनस विनोसिस के हैं, ये वो सारे कनेक्शन हैं जो आपके हार्ट से जुड़ते हैं। ठीक है, अब ट्रंकस आर्टरियोसिस में आपने याद रखना है, नाम से जाहिर है आर्टरियोसिस, तो इससे कोई ना कोई आर्टरीज बनेंगी। और नीचे साइनस विनोसिस, इसके 2 हॉर्न है, एक राइट हॉर्न है, एक लेफ्ट हॉर्न है, इसके नाम से जाहिर है कि इससे कोई ना कोई वेन्स बनेंगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में याद रखनी है कि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, प्लीज़ फोकस, कि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें से 2 बड़ी बड़ी आर्टरीज निकलती हैं। कौन कौन सी? एक आपका एओर्टा और दूसरी आपके पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एक सिस्टेमिक एओर्टा जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है और दूसरा आपका पल्मोनरी आर्टरी।
तो आपके ट्रंकस आर्टरियोसिस से जो आर्टरीज थी वो ये थी, और आपके जो वेन्स होती हैं और जितनी भी आपकी वेन्स थी उनका ताल्लुक आपके एट्रियम से था। तो नीचे आपका एट्रियम है जो कि पीछे की तरफ चला गया पोस्टीरियर साइड पे, तो एट्रियम से आपका साइनस वेनोसिस कनेक्ट है, तो इससे आपका कॉरोनरी साइनस बनता है, इससे आपका जो है वो 4 कार्डिनल वेन्स के साइनस और आपका साइनस वेनोरम बनता है। ठीक है, साइनस वेनोरम बनता है और कॉरोनरी साइनस। सिंपली याद रखना कि लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस से कॉरोनरी साइनस बनता है और राइट हॉर्न से बनता है आपका साइनस वेनरम। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका वेंट्रिकल होता है ना, वेंट्रिकल उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसका पार्ट स्मूथ पार्ट होता है जो कि अपर होता है, ठीक है, जो कि एट्रिया से कनेक्टेड होता है, और एक उसका पार्ट जो होता है वो आपका ट्रेबिकुलेटेड होता है। ट्रेबिकुलेटेड पार्ट जो होता है वो नीचे होता है और जो स्मूथ पार्ट होता है वो ऊपर होता है। तो आपका जो है वो बल्बस कॉर्डेड स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। फिर उसके नीचे प्रिमिटिव वेंट्रिकल आता है जो कि आपका ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट ऑफ वेंट्रिकल्स बनाते हैं। और फिर प्रिमिटिव एट्रिया आते हैं जो कि जो कि आपका ट्रेबिकुलेटेड एट्रिया बनाता है। और साइनस विनोसिस जो है वो आपका कॉरोनरी, राइट एट्रियम का कॉरोनरी साइनस बनाता है। सो दीज आर द डेरिवेटिव्स जो कि भयानक लगते हैं, लेकिन अगर आप एम्ब्रियो को अच्छे से देख लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सेप्टेशन ऑफ द हार्ट। यहाँ पे हमने देख लिया कि चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कैसे बने थे, कैसे राइट एट्रियम बना, कैसे राइट वेंट्रिकल बना, कैसे राइट जो है आपके वेंट्रिकल से एओर्टाज अराइज हुए, पल्मोनरी एओर्टा एंड डिसेंडिंग सिस्टेमिक एओर्टा, और कैसे आपके जो है वो एट्रियम्स में साइनसिस, कॉरोनरी साइनसिस बने। ठीक है, दिस इज़ हाउ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। अब हम देखते हैं थोड़ी सी चीज़ जो कि आपके सेप्टेशंस ऑफ द हार्ट है, क्योंकि हार्ट के अंदर सेप्टम होते हैं ना, इंटर एट्रियल सेप्टम होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये सेप्टास कैसे बनते हैं। अच्छा जी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जो है आपको सेकंड पार्ट सेप्टेशन ऑफ द हार्ट और कार्डियक डिफेक्ट्स और रेमिनेंट्स ऑफ द हार्ट, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करवाऊंगी। टिल देन आप इसको कंप्लीट करें, इसको अच्छे से मेमोराइज़ करें। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो शाम के 5 बजे तक आएगा इंशाल्लाह। ओके, डन।